ये आज जो चैप्टर कंटिन्यू करने जा रहे हैं एनर्जी एंड फोर्सेस, हमने इसमें से कुछ हद तक पढ़ा भी था, कुछ टर्म्स पढ़े थे। अब थोड़ा आगे चलते हैं। एनर्जी के सोर्सेस की बात की गई है पहले। तो एनर्जी के सोर्सेस दो तरह के होते हैं, रिन्यूएबल सोर्सेस और नॉन रिन्यूएबल। रिन्यू का मतलब फिर से नया किया जा सके, उसको रिन्यू कहते हैं। नॉन रिन्यूएबल यानी जिसको हम दोबारा इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज जो हैं एनर्जी के, वह फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि पेट्रोल, डीजल, ये सब। और इनसे क्या होता है, ये जलते हैं तो उससे ग्रीन हाउस गैसेस कौन सी हैं, उसमें मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड। उससे क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है। वो आगे इस बात को पढ़ा जाएगा। इसके साथ साथ टॉक्सिक पॉल्यूटेंट जहरीली गंदगी फैलती है। जो न्यूक्लियर एनर्जी है वो फ्यूअर ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करती है, लेकिन हार्मफुल वेस्ट बहुत छोड़ती है। न्यूक्लियर यानी अगर एटम जैसे एटॉमिक एनर्जी है उसको आप इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ परेशानी है कि वो ग्रीन हाउस गैसेस तो कम छोड़ती है, लेकिन जो उसका वेस्ट बचता है वो बहुत नुकसानदेह, उसमें रेडिएशन बहुत होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, सबसे पहले इन्होंने दिखाया क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल क्या होता है, जो तेल जमीन से निकाला जाता है अभी वो इस्तेमाल के लायक नहीं होता है, उसको ले जाया जाता है रिफाइनरी में, जहां पर 16 से 17 किस्म के प्रोडक्ट्स उसी क्रूड ऑयल से बनते हैं। तो क्रूड ऑयल क्या है, लिक्विड हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स यानी आप इसको सीधे ही समझ लीजिए कि इसमें हाइड्रोजन और कार्बन दो मेन इसके कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, बनाने वाले हैं। और ये बहुत गहराई में जमीन के अंदर पाया जाता है, सब जगह होता भी नहीं है। दूसरी चीज है नेचुरल गैस। हाइड्रोकार्बन गैस जो है वो फॉर्म होती है मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो हुई थी। तो अब हाइड्रोकार्बन गैस में जो आपके पास नेचुरल गैस है उसकी भी बात करें, ये सब बहुत सालों तक जमीन में दफन रहा। मटेरियल, पेड़ पौधे और उस टाइम जो जानवर वगैरह, उनको जब बहुत हैवी प्रेशर मिला अर्थ के ऊपरी हिस्से से तो धीरे धीरे वो आपके ऑयल में बदलते चले गए। उसी में हाइड्रोकार्बन गैस भी शामिल है। अब उसका अगला हिस्सा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज में से कोल है। सॉलिड हाइड्रोकार्बन जो है वो कब बना, ये कोल कहलाता है। ये बना हाई हीट और प्रेशर से। अब न्यूक्लियर एनर्जी आप समझ रहे हैं, एनर्जी जो रिलीज होती है, यूरेनियम एटम्स, यूरेनियम एक मेटल है, उसके एटम्स को जब स्प्लिट यानी तोड़ा जाता है तो उससे बहुत एनर्जी निकलती है। ये जितने भी सोर्सेज हैं एनर्जी के, एक बार इस्तेमाल होंगे, दोबारा इस्तेमाल नहीं होते, यानी खत्म हो जाते। अब हम बात करेंगे रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की। एनर्जी जो प्रोड्यूस होती है, रिसोर्सेज जो कभी खत्म नहीं होंगे, उनके जरिए, जैसे कि सनलाइट है, विंड है, वाटर है, ये ज्यादा सस्टेनेबल मतलब चलने लायक है, ये ज्यादा दिन चलेगा और कई बार यानी पलट पलट कर इस्तेमाल हो सकता है। देयर यूज डज नॉट प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेज, और इनको इस्तेमाल करने से ग्रीन हाउस गैसेज नहीं प्रोड्यूस होती, नहीं बनती, और दूसरे हार्मफुल वेस्ट प्रोडक्ट्स भी नहीं बनते। बायोमास रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड। हाँ, ये भी है कि जो बायोमास है, बायोमास मतलब पेड़ पौधे सड़े हुए या जो गोबर का भी इस्तेमाल इसमें होता है, उसके जरिए कार्बन डाइऑक्साइड तो बनती है, लेकिन उसको आप अच्छे तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर ये गैसेस बन रही तो आप नए प्लांट्स लगा दीजिए, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उसके अंदर इस्तेमाल हो जाएगी, वो प्लांट बढ़ते रहेंगे। अब हम उसकी बात करेंगे, जैसे यहाँ पर
बायोमास किसे कहते हैं? बायोमास इज समथिंग दैट इज फ्यूल फ्रॉम वुड, प्लांट मैटर एंड वेस्ट। वुड यानी लकड़ी, प्लांट का जो बचा खुचा हिस्सा वो, और इसके साथ और जो कूड़ा करकट है जो इस किस्म का है, जो पेड़ों का है, वो सब बायोमास बनाता है। ठीक है। अब दूसरा है सोलर एनर्जी, जो द सन्स रेडिएशन कन्वर्टेड इनटू हीट। जो सूरज की रोशनी है रेडिएशन के थ्रू हम तक पहुंचती है और उसको हम हीट में बदल लेते हैं सोलर पैनल्स के जरिए। उसके बाद वो बहुत तरह से इस्तेमाल होती है, आजकल बहुत कॉमन है, इस पर बहुत बात हो रही है और लोग इस्तेमाल करना शुरू भी किए हैं और अच्छे रिस्पॉन्स पा रहे हैं। जियोथर्मल एनर्जी, ये क्या चीज है? ये एनर्जी जो है हीट डीप इनसाइड द अर्थ इन वाटर एंड रॉक। ये एनर्जी कहाँ मिलती है? अर्थ के अंदर, जैसे कुआं खोदा गया तो वहां पर जमीन की कोर तक अगर हम पहुंच पाएंगे तो वहां से भी हमें जियोथर्मल एनर्जी मिलने का चांस है। ये भी रिन्यूएबल सोर्स है। हाइड्रो पावर, हाइड्रो पावर क्या है? ये एनर्जी आजकल सबसे कॉमनली यूज्ड है। जो लाइट हम इस्तेमाल कर रहे हैं, बड़े बड़े बांध बना करके बांध में से पानी के फ्लो को एक खास मशीन जिसको टरबाइन कहते हैं उसके पंख पे गिराते हैं। वो पूरा टरबाइन जब चलता है पानी के उसके ऊपर गिरने से तो इलेक्ट्रिक जनरेट होती है। इलेक्ट्रिक जनरेटर्स बड़े बड़े लगे होते हैं, उनसे हमें इलेक्ट्रिसिटी मिलती है जो हमारे घरों तक आती है। अब विंड पावर, मूविंग एयर। अब ये तो बहुत कॉमनली चीजें देखा होगा, अच्छी भी लगती है। विंड पावर, जब हवा तेज चलती है तो पंचक्की भी कहते थे इसको, ठीक है। और इससे क्या होता है? मूविंग एयर कॉज्ड बाय अनइवन हीटिंग ऑफ अर्थ। अब क्या होगा? जब अर्थ में गर्मी इधर उधर पड़ेगी, उसकी हीट बराबर नहीं फैलती है, तो क्या होता है? कभी हवा इधर बहती कभी उधर बहती। तो उससे भी आप ये इस तरह की मशीन लगा करके और एनर्जी पैदा कर सकते हैं। इलेक्ट्रिक भी पैदा हो सकती है और बहुत से काम इससे होते हैं। ये जो टाइडल एंड वेव पावर है, ये एनर्जी का जो लेवल है ये और भी लेटेस्ट है। मोशन ऑफ टाइड्स एंड विंड ड्रिवन वेव्स। जब हवा तेज चलती है तो समंदर के अंदर, समंदर के किनारों पर आप टाइडल यानी इसकी जो टाइड होता है, वेव का बहाव होता है, उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उससे भी एनर्जी पैदा हो सकती है। ये रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। तो दो तरह के सोर्सेज एनर्जी के हमारे सामने हैं, नॉन रिन्यूएबल और रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एक लिमिट तक इस्तेमाल होंगे फिर ये खत्म हो जाएंगे, और रिन्यूएबल सोर्सेज आप लगातार इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि दुनिया पूरी कायम है। अब एनर्जी का यूज, ये देखिए एक मेन जो बात है हमें जानने वाली। डेवलप वर्ल्ड में इंडस्ट्री और ट्रांसपोर्टेशन जो है वो मोस्ट एनर्जी हंग्री सेक्टर्स कहलाते हैं। मतलब डेवलप वर्ल्ड की बात यह कि वो कंट्रीज जो डेवलप हो चुके हैं वहां पर कारखाने और ट्रांसपोर्ट दोनों ही सबसे ज्यादा एनर्जी उनको चाहिए, जबकि एफिशिएंसी जो है रिड्यूस्ड एनर्जी, हाँ, घर पर जो एनर्जी का इस्तेमाल है उसमें हम अपनी काबिलियत से, अपने समझ से उसमें कमी कर सकते हैं। लेकिन जो कॉमर्शियल लेवल पे इस्तेमाल है एनर्जी का, उसको आप एफिशिएंसी बढ़ा भी दें तब भी इस्तेमाल उसका नहीं रोक पाएंगे। जैसे आप देख रहे हैं कि 16 पूरे वर्ल्ड में जो एनर्जी का इस्तेमाल है 16% कॉमर्शियल इस्तेमाल है, मतलब कारखाने चलते हैं उससे, और 29% ट्रांसपोर्टेशन में। अब ये आप कहेंगे ट्रांसपोर्टेशन में किस तरह यूज हो रहा है, तो आप देख लीजिए आपके आसपास के शहर में, गांव में, हर जगह गाड़ियां हैं, गाड़ियों में पेट्रोल इस्तेमाल होता है, ठीक है। इसी तरह से एनर्जी, जब इलेक्ट्रिकल एनर्जी वो यूज होती है तो 29% है ट्रांसपोर्टेशन में इस्तेमाल। और ट्रांसपोर्टेशन में जो एनर्जी इस्तेमाल हो रही है उसका ज्यादातर हिस्सा नॉन रिन्यूएबल सोर्स है। अब इंडस्ट्रियल इस्तेमाल, वो तो कॉमर्शियल इस्तेमाल 16%, कॉमर्शियल इस्तेमाल कारोबार में,
33% इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल है। रेजिडेंशियल यानी घरेलू इस्तेमाल एनर्जी का सिर्फ 22% है। यानी इंसान को अपने घर पे रहने में सारी एनर्जी का सिर्फ 22% हिस्सा ही चाहिए। और ये इन्होंने जो रिकॉर्ड बताया है ये यूएस का है, यानी अमेरिका में इस तरह से इस्तेमाल होती है। हम अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग हो सकता है, कमोबेश यही हालात सब जगह हैं। अब इलेक्ट्रिकल ग्रिड की बात करें। ये इलेक्ट्रिकल ग्रिड क्या है, ये इसी अभी आपको जान लेना बेहतर है। Regardless the primary energy source, most energy is delivered to users as electrical energy. अब प्राइमरी एनर्जी सोर्स को अगर छोड़ दें तो आप देखेंगे ज्यादातर जो एनर्जी हमें चाहिए होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। The network of cables used to distribute electricity to home, offices and factories is called the electrical grid. What is electrical grid? Electrical grid is the network of cables used to distribute electricity to homes, यानी तारों का नेटवर्क जो पावर हाउस से और बल्कि जहां पर एनर्जी बन रही है वहां से आपके घर तक जो आता है तारों का नेटवर्क, इसको कहते हैं इलेक्ट्रिकल ग्रिड। Many sources included wind and solar feed into the grid. हाँ, ऐसा भी होता है कि जैसे विंड एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये ग्रिड में यानी तारों में ही तो एनर्जी सप्लाई करेंगे। लेकिन मेजॉरिटी जो है इलेक्ट्रिसिटी की वो पावर स्टेशंस पे ही पैदा होती। आप कुछ हिस्से में आप अपने घर में बहुत सारे पैनल्स लगा करके अपने घर की जरूरतों भर की सोलर एनर्जी से काम चला लेंगे, लेकिन ज्यादातर एनर्जी का हिस्सा पावर स्टेशंस क्या होते हैं जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है। और वो भी एक तो होता है पानी से चलने वाला, दूसरा कोल से चलने वाला, तीसरा और भी इसी तरह से कई सारे पावर स्टेशंस की किस्में हैं। हमारे हिंदुस्तान में पानी से इलेक्ट्रिक पैदा करने का जो सिस्टम है वो काफी बेहतर है बहुत सारी दूसरी जगहों के मुकाबले। वजह क्या है कि हिंदुस्तान में रिवर्स बहुत है, नदियां बहुत हैं, ठीक है, इस वजह से हम उसको इस्तेमाल कर पाते हैं। इसी तरह अफ्रीका में भी नदियां बहुत तेज रफ्तार की पाई जाती हैं, जहां जहां पर वहां पर इलेक्ट्रिक एनर्जी बहुत पैदा होती है। तो वो जगह जहां पर इलेक्ट्रिसिटी पैदा की जाती है उसको कहते हैं पावर स्टेशन, which use the energy released by burning fossil fuels to power huge electrical generators. अब होता क्या है पावर स्टेशंस में, पावर स्टेशन में इलेक्ट्रिक जो एनर्जी रिलीज होती है फ्यूल्स को बर्न करें, जलाएं, उससे क्या होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जनरेटर चलेगा। जैसे यहाँ पे देखिए पावर स्टेशन नीचे लिखा है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिक और थर्मल पावर स्टेशन। हाइड्रो इलेक्ट्रिक क्या होता है, वो इलेक्ट्रिसिटी जो पानी की मदद से पैदा की जाए उसे हाइड्रो इलेक्ट्रिक कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन कहेंगे। जिस जगह पर करंट या इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए पानी की मदद से, हाइड्रो मतलब पानी का, पानी की मदद से, तो वो जगह कहलाएगी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन। और जहां पर हीट करके या एक कोयला बर्न करें या और कोई फ्यूल बर्न करके तब इलेक्ट्रिसिटी पैदा करें तो वो सारे पावर स्टेशन कहलाते हैं थर्मल पावर स्टेशंस। वहां से देखिए किस तरह से बड़े बड़े तारों के जरिए आता है इलेक्ट्रिक करंट, जो है आपका कहाँ पे आएगा, स्टेप अप सब स्टेशन। ये क्या है, ये स्टेप अप और स्टेप डाउन, ये दो चीजें समझ लीजिए। ये एक ऐसा ट्रांसफार्मर होता है जो करंट की रफ्तार को वोल्टेज बढ़ा देता है। वोल्टेज क्या है, करंट की रफ्तार। तो स्टेप अप सब स्टेशन क्या करता है, करंट की रफ्तार को तेज कर देता है। और फिर हाई वोल्टेज लाइंस जो हैं चलती हैं, हाई वोल्टेज लाइन से देखिए स्टेप डाउन सब स्टेशन। स्टेप डाउन में क्या होता है, करंट की रफ्तार को, जैसे 22,000 वोल्ट की लाइन चल रही थी उसे 11,000 और भी नीचे
घरेलू इस्तेमाल के लिए 220 वोल्ट चाहिए सिर्फ, या उससे भी कम। तो उसके लिए स्टेप डाउन सब स्टेशन, जो आपके मोहल्ले में ट्रांसफार्मर लगा है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है। ये लाइट की स्पीड को स्लो करता है। अगर आप उतने ही हाई वोल्टेज करंट आपको इस्तेमाल करेंगे तो जो आपके घर पे अप्लायंसेस हैं वो जल सकते हैं, उनका सर्किट खराब हो सकता है। इसलिए कम वोल्टेज ही चाहिए हमें घर पर। अब और आइए देखिए, और कम कर देते हैं ट्रांसफार्मर ड्रम। अब आजकल लखनऊ सिटी में भी बहुत जगह ऐसा होने लगा है कि बड़े बड़े ट्रांसफार्मर की जगह छोटे छोटे ट्रांसफार्मर खंबे के ऊपर ही लगा दिए जाते हैं, जिससे कुछ 2-4 घरों में काम चल जाए, 2-4-10 घरों के लायक। तो वो भी स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, वोल्टेज को कम कर देता है। अब अंडरग्राउंड केबल्स भी कभी कभी इस्तेमाल होते हैं। अब केबल्स को हवा में छोड़ने के बजाय जमीन खोद के उसके अंदर से भी लाने का चलन बढ़ रहा है, क्योंकि हवा में अगर केबल रखते हैं तो उसमें वियर एंड टेयर यानी टूट फूट बहुत होती है। अब आइए, जो घर पे आपको करंट क्या मिलता है, बिटवीन 110 से 240 वोल्ट के बीच में करंट आपको इसकी रफ्तार मिलती है। डिपेंड करता है कि नेशनल ग्रिड जो है वो कैसा है। अब फैक्ट्री को हाई वोल्टेज करंट चाहिए होता है, ठीक है। तो अब आप ये बात समझ लीजिए, ये हम लोगों ने जो अभी पार्ट पढ़ा है रिन्यूएबल नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज एनर्जी के, इलेक्ट्रिकल ग्रिड के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और एनर्जी यूज पढ़ा हमने, कहाँ पे कितना होता है। और जो मेन चीज अभी पढ़ी थी वो इलेक्ट्रिकल ग्रिड है। आप लोग